जब ध्रुव रिवर सिटी पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अगर रास्ते में रुकावट न आई होती तो वो पहले ही पहुंच जाता। थका हुआ वह साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस लौटा और दरवाजा खोलते ही तानिया को देखा, जिसकी आंखें लाल थीं, जैसे रोकर आई हों। हैं मिस तानिया, क्या हुआ? आप कहीं जा रही हैं? ध्रुव ने पूछा। उसने तानिया के पीछे कुछ अजनबी लोगों को खड़ा देखा। ये लोग कौन हैं? तानिया का दिल बैठ गया। उसने सोचा, ध्रुव छुट्टियों में घर नहीं गया था, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया, और वो भी इस वक्त? तानिया ने थोड़ी घबराहट में कहा, सॉरी मी ध्रुव, ये मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, घर से मिलने आए थे। मैंने सोचा उन्हें यहां बैठा दूं, मैं अभी उन्हें बाहर लेकर जाती हूं। वह डर गई थी कि कहीं ध्रुव नाराज ना हो जाए। आखिर कोई भी परेशान हो सकता है ये जानकर कि उनके 400 मिलियन वाले घर में अजनबी लोग आ गए हैं। इतनी रात में आप कहां जा रही हैं? ध्रुव ने शांत होकर पूछा। यहां इतने सारे कमरे हैं, क्यों नहीं इन्हें यहीं रुकने देती? तानिया ने एक पल को सोचा, घर तो रहने के लिए ही होते हैं और इस घर में काफी कमरे हैं। ध्रुव को शायद इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं एमी। ध्रुव, मैंने पहले ही इनके लिए होटल बुक कर दिया है। मैं इतने में तानिया के पिता बिली ने बात काटते हुए कहा, तो तुम इस शापित लड़की के बॉयफ्रेंड हो, है ना? पहले से साथ रह रहे हो तो शादी भी कर लो। हम गरीब सही, लेकिन कुछ रस्में तो करनी होती हैं। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस $10 मिलियन, रिवर सिटी में एक घर और एक कार। इतना बड़ा घर ले सकते हो तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं होगी, है ना? ध्रुव हैरान रह गया। शापित लड़की, ये क्या बोल रहे हैं? तानिया के लिए ऐसा कौन कहता है? और मुझे उसका बॉयफ्रेंड समझ लिया? लेकिन हां, अगर हम एक ही घर में रह रहे हैं तो लोग यही सोचेंगे। उसने गहरी सांस ली। लेकिन $10 मिलियन घर और कार, ये तो बेटी को बेचने जैसा है। उसने तानिया की ओर देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। तानिया का चेहरा डर और गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। पिताजी, बस करिए ये सब, तानिया चिल्लाई। बस क्या करूं? तुम दोनों साथ रह रहे हो, इसमें गलत क्या है? अगर ये तुमसे शादी नहीं करेगा तो और कौन करेगा? और हम कैसे समाज में इज्जत के साथ जी पाएंगे? बिली ने गुस्से में जवाब दिया। ध्रुव से रहा नहीं गया। सर, मैं मिस तानिया का बॉस हूं, बॉयफ्रेंड नहीं। बॉस? कौन सा बॉस अपनी एम्प्लॉय के साथ रहता है? तुम बस अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, है ना? बिली ने तंज कसा। ध्रुव पूरी तरह से चुप रह गया। अब मैं क्या बोलूं? न केवल गलत फहमी दूर हुई, बल्कि बिली ने ध्रुव को भी निशाने पर ले लिया। यह समझते हुए कि बिली उसकी बात सुनने वाला नहीं है, ध्रुव चुप रह गया। पिताजी, प्लीज अब बंद करिए ये सब। क्या आप मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? तानिया ने रोते हुए गुस्से से चिल्लाया। तानिया, पिताजी तो तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। सैम बीच में बोल पड़ा। सैम अंदर ही अंदर खुश था। उसे लगा कि अब तो उसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड से रिवर सिटी में घर और कार मिल ही जाएंगे, और अगर ऐसा हो गया तो एक दिन $10 मिलियन भी उसके होंगे। फिर मुझे तो काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सैम ने सोचा। बस घर, कार और पैसे के साथ जिंदगी आराम से जी सकता हूं। मिन्नी और उसके माता पिता भी खुश हो गए। अगर बिली की डिमांड पूरी हो जाती तो मिन्नी खुशी खुशी सैम से शादी कर लेती, और अगर उनके दामाद के पास $10 मिलियन, रिवर सिटी का घर और कार हो तो वे गर्व से सबके सामने सर उठाकर जी सकते। तानिया ने अपने फैमिली के चेहरों को देखा। किसी को भी उसकी तकलीफ से फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्हें बस पैसे की पड़ी है, उसने सोचा। अगर ध्रुव गरीब होता तो ये लोग उसे मेरे पास से अलग करने में भी देर न करते। इस पल तानिया को समझ आया कि वह अपने परिवार के लिए बस पैसे कमाने का जरिया थी। उसने खुद को दोष दिया। उसने सोचा कि फैमिली सबसे ज्यादा मायने रखती है, और इसीलिए वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजती रही।
लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक प्लवक प्लैंकटन थी जिसकी कोई जगह नहीं थी। उसका दिल ठंडा पड़ गया। वह बिना कुछ बोले पलटी और लिफ्ट में चली गई। ध्रुव को महसूस हुआ कि कुछ सही नहीं है। वह जल्दी से लिफ्ट में घुस गया, ठीक उसी वक्त जब दरवाजा बंद होने वाला था। उन दोनों के चले जाने के बाद सैम और बाकी लोग उलझन में पड़ गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आखिरकार उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। तानिया की धमकी काम कर गई थी। वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें चोर समझे और पुलिस बुला ले। रिवर सिटी का पार्क ध्रुव और तानिया नदी किनारे बैठे थे। तानिया ने अपनी बीती जिंदगी के 20 सालों की तकलीफें ध्रुव को बताईं। ध्रुव चुपचाप सुनता रहा। उसने कुछ नहीं कहा। मी, ध्रुव, क्या मैं बेवकूफ हूं? मैं उन्हें सब देती हूं जो वे मांगते हैं। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो उधार लेकर उनकी जरूरत पूरी करती हूं। तानिया ने गहरी सांस लेकर पूछा। ध्रुव ने थोड़ा सोचते हुए जवाब दिया, मिस तानिया, आप बेवकूफ नहीं हैं। आप बस बहुत भावुक, इमोशनल हैं। जितना ज्यादा आप देती हैं उतना ही ज्यादा लोग इसे हल्के में लेते हैं। शायद, लेकिन मैंने पहले 20 साल उनके लिए जीने के बाद अगले कुछ दशक अपने लिए जीने का फैसला किया है। तानिया ने गहरी सांस लेकर कहा। मिस तानिया, प्लीज अपने पेरेंट्स को कल होटल में डिनर के लिए इनवाइट करिए। मुझे कुछ करना चाहिए क्योंकि वे इतनी दूर से आए हैं, और अगर पैसे की जरूरत हो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर ले आइए। आप जो भी फैसला लेंगी मैं आपका सपोर्ट करूंगा, ध्रुव ने शांत स्वर में कहा। थैंक यू एमआई ध्रुव, तानिया ने कहा और धीरे से उसके कंधे पर सिर झुका लिया। उसके दिल में डर था कि ध्रुव शायद उसे और उसके परिवार को लेकर गलत राय बनाएगा, लेकिन ध्रुव को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे यह नहीं पता था कि ध्रुव के पेरेंट्स का बचपन में ही देहांत हो गया था और अंकल ट्रेस के साथ उसका जीवन भी बहुत कठिन रहा था। हालांकि उसकी 2 आंटियां डायना और सैली उसे प्यार से संभालती थीं। तानिया के पास ऐसा कोई नहीं था। तानिया ने अपने परिवार की हमेशा भलाई चाही, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि वे उसे सिर्फ एक पैसे कमाने की मशीन समझते थे। ध्रुव ने तानिया की पीठ थपथपाते हुए कहा, मिस तानिया, जितना रोना है रो लो, रोने से दिल हल्का हो जाएगा। रिवर सिटी का पार्क। तानिया ध्रुव के कंधे पर सिर रखकर करीब आधे घंटे तक रोती रही। जब उसका मन हल्का हुआ तो वह पीछे हटी और ध्रुव के कपड़ों पर नजर पड़ी। मी, ध्रुव, सॉरी, आपके कपड़े गीले कर दिए, उसने शर्मिंदा होते हुए कहा। कोई बात नहीं मिस तानिया, चलिए अब वापस चलते हैं, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस लौट आए। घर आकर उन्होंने देखा कि सैम और बाकी लोग वहां से जा चुके थे। मी ध्रुव, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूं, तानिया ने फिक्र भरे स्वर में कहा और जाने लगी। ध्रुव ने उसका रास्ता रोक लिया। मिस तानिया, तुमने खुद कहा था कि अब तुम अपने लिए जियोगी। तुम्हें ना कहना सीखना चाहिए। अगर तुम अब उनके पास जाओगी तो वे और भी बेशर्म हो जाएंगे, और वैसे भी वे एडल्ट्स हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। तानिया चुप रही, फिर हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, गुड नाइट एमी, ध्रुव। जैसे ही उसने ये कहा, तानिया अपने कमरे में चली गई। ध्रुव बिस्तर पर लेट गया और सिस्टम पैनल को देखने लगा। होस्ट ध्रुव, बैलेंस 9,99,96,96,446। शरीर 50, काफी मजबूत प्लस। दिमाग 50, काफी मजबूत प्लस। कौशल ड्राइविंग 10 एक्सपर्ट प्लस। पियानो 10 एक्सपर्ट प्लस। सिंगिंग 10 एक्सपर्ट प्लस। सॉन्ग राइटिंग 10 एक्सपर्ट प्लस। म्यूजिक कंपोजिंग 10 एक्सपर्ट। लाविश पॉइंट्स 190। ध्रुव ने सोचा कि उसे अपने आप में सुधार करना चाहिए। उसने पहले 50 लाविश पॉइंट्स अपने शरीर पर खर्च किए। उसका शरीर कॉलम 50 से बढ़कर 100 हो गया। अचानक उसे अपने शरीर में गर्मी सी महसूस हुई,
ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मसल्स में चींटियां रेंग रही हों। यह दर्द 5 मिनट तक रहा और फिर गायब हो गया। ध्रुव को लगा जैसे वह पानी से बाहर आया हो और पानी उसकी त्वचा में समा गया हो। फिर उसने 50 और पॉइंट्स अपने दिमाग पर खर्च किए। अचानक उसका सिर भारी लगने लगा, जैसे उसने शराब पी हो। उसने आंखें बंद कर लीं और चुपचाप लेटा रहा। कुछ मिनट बाद वह फिर से होश में आ गया। उसने खुद को पहले से ज्यादा ताकतवर और तेज महसूस किया। उन्होंने आंखें खोली। मेरी दृष्टि में बहुत सुधार हुआ है। ध्रुव पहले थोड़ा अदूरदर्शी था, लेकिन अब वह 3 मीटर ऊंची छत पर मच्छर को भी देख सकता था। और न केवल देख सकता था, बल्कि यह भी जान सकता था कि मच्छर किस पैर से चल रहा है। कितना कमाल है। ध्रुव ने जल्दी से पैनल की ओर देखा। उसका शरीर और दिमाग दोनों 100 अंक तक पहुंच गए थे। ऐसा लग रहा था कि यह अधिकतम सीमा थी, क्योंकि प्लस का चिन्ह गायब हो चुका था। क्या इसका मतलब है कि मैं इन्हें अब और अपग्रेड नहीं कर सकता? उसने खुद से सवाल किया। शायद नहीं, लेकिन मेरे पास अभी भी बहुत सारे लाविश पॉइंट्स बचे हैं। अब इनका क्या इस्तेमाल करूं? कौशल उन्नयन? लेकिन क्या मुझे 18 ड्रैगन टैमिंग पंच की जरूरत है? छोड़ो, मैं बाद में सोचूंगा। उसे समझ आ रहा था कि यह सिस्टम इतना आसान नहीं था। ध्रुव ने अचानक शरीर में चिपचिपाहट महसूस की और उठ खड़ा हुआ। मिस तानिया अब तक सो चुकी होंगी। मैं पूल पर जाकर थोड़ा रिलैक्स करता हूं। उसने मन ही मन सोचा और नंगे शरीर के साथ पूल में कूद गया। अद्भुत! 2 चक्कर तैरकर उसने खुद को साफ कर लिया। पूल से बाहर आकर उसने अपने शरीर पर गौर किया। कोई बाहरी बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन उसके भीतर एक विस्फोटक शक्ति थी। ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही मुक्के में गाय को गिरा सकता हूं। अगली सुबह गोल्डन लीफ होटल का चेयरमैन ऑफिस। मिस तानिया, मैं ईस्ट लीग इंटरनेशनल नाम से एक निवेश कंपनी शुरू करने की प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मुझे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? ध्रुव ने विनम्रता से पूछा। मिस्टर ध्रुव, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगी, तानिया ने झिझकते हुए कहा। वह यह करना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि वह इसके लिए सक्षम नहीं है और कहीं ध्रुव की योजनाएं न बिगाड़ दे। मिस तानिया, आप पूरी तरह से सक्षम हैं। आपको इस छोटे से होटल से बाहर निकलकर दुनिया देखनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी। आगे बढ़िए। आपको मैं जो सबसे बड़ा सहयोग दे सकता हूं, वह है असीमित फाइनेंशियल रिसोर्सेज। किसी भी काबिल व्यक्ति को हायर करने से मत हिचकिचाइए। अगर उन्हें $1 मिलियन की पेशकश की जा रही है, तो हम उन्हें 5 या 10 मिलियन देंगे। जब तक वे अच्छे हैं, हमें खर्च करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं कब से शुरू करूं? जितनी जल्दी हो सके। तो फिर मैं कल से शुरू करूंगी। बिल्कुल। और हां, अपने पेरेंट्स को बुलाइए। आज हम साथ में डिनर करेंगे। कल रात की घटना के बाद ध्रुव ने महसूस किया कि तानिया अब बदल चुकी हैं। वह पहले से अधिक आत्मविश्वासी और जोश से भरी हुई थी। हालांकि ध्रुव को अब भी पुरानी तानिया ही पसंद थी, जो कभी कभी मासूमियत में उसे छेड़ देती थी। लेकिन यह बदलाव जरूरी था। कुछ चीजों का अनुभव करने के बाद इंसान बदल ही जाता है। दूसरी ओर बिली और उसका परिवार एक साधारण होटल में रुका था। सुबह होते ही सब लोग बिली के निर्णय का इंतजार करने लगे। पापा, अब आगे क्या करें? सैम ने उत्सुकता से पूछा। हम क्या करें? हम सीधे उसके होटल जाएंगे और उसे ढूंढेंगे, बिली ने गुस्से में कहा। लेकिन अगर मेरी बहन हमसे मिलना नहीं चाहेगी तो? सैम ने डरते हुए पूछा। वह हमें देखना नहीं चाहती? मैंने उसे जन्म दिया, इतने सालों तक पाला पोसा, और अब जब वह एक अच्छी जिंदगी जी रही है तो वह अपने पिता को ही नहीं पहचान रही। फिर मैं उसके कार्यस्थल पर ऐसा तमाशा खड़ा कर दूंगा कि वह अपने सहकर्मियों के सामने सिर ऊंचा नहीं कर पाएगी, बिल्ली ने सख्ती से कहा। हाँ, चलो ऐसा ही करते हैं। अब जब वह बड़ी हो गई है
तो हमसे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं होगा, लेह ने चिढ़ते हुए जोड़ा। मिन्नी के परिवार ने इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में अब भी उम्मीद थी कि तानिया की मदद से सैम को फायदा मिलेगा। आखिरकार यह उनकी बेटी के भविष्य से जुड़ा था। होटल जाने की योजना वे गोल्डन लीफ होटल की ओर बढ़ ही रहे थे कि तानिया का फोन आया। उसने उन्हें रात के खाने के लिए होटल में आने को कहा। पिताजी, लगता है तानिया ने मान लिया है, हम घर और कार लेने जा रहे हैं, सैम ने खुशी से कहा। मिन्नी भी मुस्कुरा उठी। जो सैम का था वह उसका भी था। उसे लग रहा था कि एक शानदार कार जल्द ही उसकी होगी। बिली भी मुस्कुराते हुए बोला, देखो, तुम्हारा साला एक अमीर व्यापारी है, करोड़ों के घर में रहता है, वह अकेले इतना बड़ा होटल नहीं संभाल सकता। तुमने नहीं कहा था कि तानिया मैनेजर है? उससे कहो कि तुम्हें कोई अच्छा काम दिलवा दे। हाँ, वह जनरल मैनेजर है, ध्रुव के बाद उसकी ही सबसे ज्यादा ताकत है। मैं उससे कहूंगा कि मिन्नी और मुझे कोई काम दिलवा दे, सैम ने आत्मविश्वास से कहा। अपनी बहन से कहो कि तुम्हें सुपरवाइजर की नौकरी दिलवा दे और मिन्नी को पैसों का जिम्मा सौंप दे। इस तरह हम तुम्हारे जीजा को उसके पैसे लेकर किसी और के साथ संबंध बनाने से रोक सकते हैं, और तुम दोनों अपनी बहन की थोड़ी मदद भी कर सकते हो, लेह ने सुझाव दिया। सभी खुश होकर गोल्डन लीफ होटल की ओर बढ़ गए। होटल में होटल पहुंचने पर वेटर उन्हें निजी कमरा नंबर 1 में ले गया। ध्रुव और तानिया पहले से ही वहां बैठे थे। टेबल पर व्यंजन सजे हुए थे। मेज पर रखे शानदार व्यंजनों को देखकर परिवार थोड़ा असहज हो गया। हमने इतने महंगे खाने को केवल टीवी पर देखा था, मिन्नी ने धीरे से कहा। चाचा और चाची, आप लोग इतनी दूर से आए हैं, आज का खाना मेरी तरफ से, जितना चाहें खाएं, अगर कुछ और चाहिए हो तो रसोई से बनवा लेंगे, ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद ध्रुव, बिली ने जवाब दिया। सैम ने अपनी प्लेट भरी और खाने लगा। बाकी परिवार ने भी उसका अनुसरण किया। यह लॉबस्टर बहुत स्वादिष्ट है, मिन्नी तुम भी खाओ, सैम ने कहा। मां, पिताजी, आप भी ये ट्राई करो। ये केकड़ा इतना बड़ा क्यों है? मिन्नी ने हैरानी से पूछा। मां, ये किंग केकड़ा है, बहुत महंगा होता है। ये क्या है? काला काला सा है और मुंह में जाते ही पिघल जाता है। इसका स्वाद कमाल का है। ये कैवियार है, बहुत कीमती होता है, सैम ने जानकारी दी। और यह अबालोन है, बहुत खास होता है। सच में इसका स्वाद तो सबसे बढ़िया है। परिवार भोजन का आनंद ले रहा था। ध्रुव का जाना जब सब खाने में व्यस्त थे, ध्रुव खड़ा हुआ और बोला, चाचा और चाची, आप लोग आराम से खाइए, मुझे कुछ काम है, मैं निकलता हूं। अगर और कुछ चाहिए हो तो तानिया से कह दीजिए, वह रसोई से मंगवा देगी। ध्रुव, तुम जा सकते हो, सैम ने मुंह में खाना भरते हुए जवाब दिया। ध्रुव यह जानते हुए चुपचाप चला गया कि तानिया को अपने परिवार से कुछ बात करनी है। वह उसके निर्णय में दखल नहीं देना चाहता था। उसे भरोसा था कि तानिया जो भी फैसला लेगी वह सही होगा और वह हर हाल में उसका साथ देगा। ध्रुव के जाने के कुछ मिनट बाद तानिया ने गंभीर लहजे में कहा, खाना खत्म करने के बाद अपना सामान पैक करो और घर चले जाओ। मैं हर महीने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिया करूंगी। सैम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, तानिया, मैं अब वापस नहीं जाना चाहता। तुम मेरे लिए यहां कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढ देती? तानिया ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मुझे अपना यूनिवर्सिटी डिप्लोमा दे दो, मैं देखती हूं तुम्हारे लिए कौन सी नौकरी ठीक होगी। यह सुनते ही सैम की बोलती बंद हो गई। पूरा कमरा खामोश हो गया। तानिया सैम को घूरती रही। सैम थोड़े घबराए हुए स्वर में बोला, खैर तानिया, मैं कभी यूनिवर्सिटी गया ही नहीं। ओह, तुम यूनिवर्सिटी नहीं गए? फिर वो पैसे जो मैंने तुम्हारे एडमिशन के लिए बचाए थे, उनका क्या हुआ? तानिया ने गहरी सांस लेते हुए पूछा। देखो, उस वक्त मैं जुए में कुछ पैसे हार गया था, इसलिए मुझे तुमसे झूठ बोलना पड़ा।
और कहना पड़ा कि मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। सैम ने कांपते हुए जवाब दिया, तो पूरे परिवार ने मिलकर मुझे धोखा देने की साजिश की। मैंने अपनी सेहत खराब कर करके पैसे बचाए, यहां तक कि काम के दौरान कई बार बेहोश हो गई। और तुमने मेरे मेहनत के पैसे जुए में उड़ा दिए? तानिया ने गुस्से से कहा। बहन, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। कर्ज वसूलने वाले कह रहे थे कि अगर मैंने पैसे नहीं लौटाए तो वो मेरा हाथ काट देंगे। माँ और पिताजी को तुमसे झूठ बोलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिखा। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैंने अपनी आदतें सुधार ली हैं। मैं अब जुआ नहीं खेलता। सैम ने सफाई दी। मैं इसकी गवाही दे सकती हूं। सैमी सचमुच बदल गया है, लेह ने बीच में कहा। तानिया ने गहरी सांस ली। वह खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ठीक है, तुम नीचे वेटर के तौर पर काम शुरू कर सकते हो, तानिया ने कठोरता से कहा। सैम ने विरोध करते हुए कहा, तानिया, मैं वेटर नहीं बनना चाहता। मुझे सुपरवाइजर बना दो और मिन्नी को पैसों का जिम्मा दे दो। इस तरह हम ध्रुव को संभाल सकते हैं। मैं वादा करता हूं, जो कुछ भी होगा मैं तुम्हें बता दूंगा। मां ने कहा था कि हमें तुम्हारी मदद करनी है। तानिया गुस्से से हंस पड़ी। सुपरवाइजर, पैसों का प्रबंधन और मेरी मदद? वह आगे बोली, तुम्हें लगता है कि तुम पैसे का प्रबंधन कर सकते हो? क्या तुम्हें पता है महीने का रेवेन्यू कितना है? क्या तुम्हें पता है इस डिनर की कीमत कितनी है? मैं तुम्हें बता दूं, इस खाने की कीमत $10 लाख है और इस होटल का महीने का रेवेन्यू करीब $1 अरब है। क्या तुम्हें लगता है तुम इसे मैनेज कर सकते हो? तानिया की बात खत्म होते ही पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। सभी ने खाना छोड़ दिया। वे चौंक कर तानिया की ओर देखने लगे। एक भोजन के लिए $1 मिलियन, यह सुनना उनके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। सैम ने मुश्किल से खाना निगला और धीरे से पूछा, तानिया, तुमने कहा था कि हमें यह खाना कितने में मिलेगा? इस भोजन की कुल लागत $1 मिलियन थी, तानिया ने शांत लहजे में कहा। कमरा एक बार फिर चुप हो गया। कुछ मिनटों तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार जब उनके होश थोड़े संभले तो लेह ने कहा, क्या तुम हर महीने इतना पैसा कमाती हो? लगता है तुम्हारी पसंद वाकई अच्छी है। तो फिर हम वापस क्यों जाइए? हमने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। अब हमें आराम और सुख सुविधा का आनंद लेना चाहिए। बिली ने तुरंत जोड़ा, चूंकि तुम इतनी अमीर हो तो चलो सैमी को एक घर और कार दिलवा दो। इससे वह शादी कर सकेगा और घर बसा सकेगा। तानिया उनकी बातें सुनकर अवाक रह गई। वह चुपचाप उन्हें घूरती रही। उसे पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि उसका जन्म शायद गलत परिवार में हुआ था। उसने अपने परिवार की मदद करने के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन अब उसे यह एहसास हो रहा था कि उनकी मांगें कभी खत्म नहीं होंगी। खाना खाओ, जितना खा सकते हो खा लो। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूं, तानिया ने कहा और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। वह अंदर से बुरी तरह टूट चुकी थी। उसके पूरे परिवार ने मिलकर उसे धोखा दिया था। उन्होंने सैम के जुए के कर्ज चुकाने के लिए उसके बचाए हुए पैसे उड़ा दिए। अगर उन्हें आज वह सब मिल गया जो वे मांग रहे थे, तो वे कल और ज्यादा मांगेंगे। वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेकिन खाने की मेज पर बैठे लोग बेफिक्र थे। उन्होंने सोचा कि $1 मिलियन की कीमत वाले इस भोजन को न खाना बर्बादी होगी। उसी समय तानिया चेयरमैन के ऑफिस में गई। ध्रुव फोन पर खेल रहा था। अरे मिस तानिया, इतनी जल्दी ऊपर क्यों आ गईं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मिस्टर ध्रुव, मैं यहां से जाना चाहती हूं। मैं उन्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। तानिया ने अपनी निराशा जाहिर की। ध्रुव ने हैरानी से पूछा, क्या तुम अभी जाना चाहती हो? उनका क्या मैं उन्हें कुछ पैसे दे दूं? प्लीज ऐसा मत करना। अगर आपने उन्हें कुछ भी दिया तो यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। वे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। तानिया ने दृढ़ता से कहा। तो क्या मुझे उनकी अनदेखी करनी चाहिए? हाँ, उन पर ध्यान मत दो। अगर वे होटल में कोई हंगामा करें
तो पुलिस को बुलाओ और उन्हें 2 दिन के लिए थाने में बंद करवा दो, तानिया ने कहा। ध्रुव ने सिर हिलाया और पूछा, ठीक है, तो अब सबसे पहले तुम कहाँ जाना चाहती हो? मैं स्प्रिंगफील्ड जाऊंगी। ये एक बड़ा महानगर है और वहां मेरे यूनिवर्सिटी रूममेट रहती है। मैं उससे मदद मांग सकती हूं, तानिया ने जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शुभकामनाएं देता हूं। जब तुम वापस आओगी तो तुम्हारे लिए एक शानदार डिनर आयोजित करूंगा, ध्रुव ने कहा। थैंक यू मिस्टर ध्रुव, तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। नीचे तानिया का परिवार खाना खत्म कर रहा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि तानिया स्प्रिंगफील्ड के लिए निकल चुकी हैं, लेकिन वे $10 लाख की कीमत वाले व्यंजनों का स्वाद लेना नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने इस शानदार खाने का पूरा आनंद लिया और 3 घंटे तक खाना खाते रहे। खाने के बाद वे चेयरमैन के ऑफिस जाने के लिए तैयार हुए। वहां पहुंचने पर सैम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे प्यारे जीजा जी, मेरी बहन कहाँ है? मत कहो, मुझे अपना जीजा मत कहो, ध्रुव ने सख्ती से कहा। मैंने पहले भी बताया था, मिस तानिया और मैं सिर्फ सहकर्मी हैं। हमने कभी सीमा पार नहीं की, और वैसे भी मैं अभी भी एक यूनिवर्सिटी का छात्र हूं। मैं तुम्हारा जीजा कैसे हो सकता हूं? समूह ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पहले तो यह बात सामान्य लग रही थी, लेकिन अब इसे कहना अजीब था। अच्छा मिस्टर ध्रुव, मेरी बहन कहाँ है? सैम ने फिर पूछा। तुम्हारी बहन चली गई है। अब तुम लोग खाना खत्म करो और घर चले जाओ, ध्रुव ने जवाब दिया। वह चली गई? हम उसे ढूंढने जा रहे हैं, सैम ने घबराते हुए कहा। जब मैंने कहा कि वह चली गई तो मेरा मतलब सिर्फ होटल नहीं बल्कि रिवर सिटी से था। यहां मिस तानिया का इस्तीफा है, खुद ही देख लो, ध्रुव ने कागज का एक टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा। सैम ने उसे पकड़ा। इस्तीफा? समूह ने हैरानी से कहा। सैम ने इस्तीफा पढ़ा और सचमुच यह तानिया का ही त्यागपत्र था। मिस्टर ध्रुव, मेरी बहन ने इस्तीफा क्यों दिया? सैम ने परेशान होकर पूछा। मैं क्या कहूं? मिस तानिया को लगता है कि अगर वह यहां रहेंगी तो आप लोग उन्हें परेशान करते रहेंगे। वह आपकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकती थीं, इसलिए उन्होंने यहां से चले जाने का फैसला किया, ध्रुव ने शांत स्वर में कहा। मेरी बहन कहां गई? मुझे नहीं पता। शायद वह अपनी यूनिवर्सिटी रूममेट से मिलने गई होगी, ध्रुव ने अंदाजा लगाया। लेह ने तुरंत अपना फोन निकाला और तानिया को कॉल करने की कोशिश की। क्षमा करें, आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वह उपलब्ध नहीं है। कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। लेह बड़बड़ाई और घबराकर पास की कुर्सी पर गिर पड़ी। बिली ने गुस्से में चेहरा तानते हुए कहा, क्या तुमने हमें बेवकूफ बनाने के लिए तानिया के साथ मिलकर कोई चाल चली है? सुन लो, जब तक वह बाहर नहीं आएगी हम यहां से नहीं हटेंगे, ध्रुव ने शांत लेकिन सख्त लहजे में जवाब दिया। सर, अपना आपा मत खोइए। मैंने आपकी बेटी को जाने के लिए मजबूर नहीं किया। यह आप लोगों की हरकतों का नतीजा है। अगर आप यहां कोई ड्रामा करेंगे तो यह आपकी गलती होगी, मेरी नहीं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक वह बाहर नहीं आएगी मैं यहीं रहूंगा। वैसे भी यहां अच्छा खाना और ड्रिंक्स का मजा ले रहा हूं, बिली ने डीठ स्वर में कहा। ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सर, जब मिस तानिया यहां थीं तब मैंने आपको और आपके परिवार को होटल में सबसे बेहतरीन खाना परोसा था। उस खाने की कीमत लाखों डॉलर थी, लेकिन अब जब वह यहां नहीं है तो मुझे आपकी सेवा करने की कोई बाध्यता नहीं है। अगर आप यहां बखेड़ा करेंगे तो मैं पुलिस को बुला लूंगा, और अगर आपको कुछ समय जेल में बिताना पड़ा तो अपनी बदनामी का दोष मुझे मत देना। ध्रुव के शब्द सुनकर समूह सहम गया। हालांकि बिली ने दिखाने की कोशिश की, मुझे डराने की कोशिश मत करो, मैंने बहुत कुछ देखा है, मुझे किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन उसकी कांपती हुई आवाज ने उसका सच बयां कर दिया। सर, मैं आपको क्यों धोखा दूंगा? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मिस तानिया भी आपकी बेटी हैं।
फिर भी आपने हमेशा उनके साथ अलग व्यवहार किया। अगर आपने कभी उनके प्रयासों की कद्र की होती तो आज वह यहां से नहीं जाती। ध्रुव ने गहरी नजरों से बिली की ओर देखा और फिर कहा, मिस तानिया ने जाते समय बहुत रोया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने आपको पालने के लिए जो किया था उसका बदला चुका दिया। अब वह आपको फिर कभी नहीं देखना चाहती और शायद आप उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। बिली को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके सीने में गुस्से की लहर दौड़ गई हो, और जब उसने ध्रुव की बात सुनी तो वह तो लगभग बेहोश ही हो गया। लेह ने तुरंत बिली का साथ देने के लिए आगे कदम बढ़ाया। सैम के सिर में भी एक अजीब सी झुनझुनी होने लगी। जिस उज्जवल भविष्य का उसने सपना देखा था वो जैसे उसकी आंखों के सामने खत्म हो गया। मिन्नी के मम्मी पापा ने उसे हाथ पकड़कर वहां से खींच लिया। हम इस तरह से बिली के साथ लापरवाही नहीं कर सकते, मिस्टर फुलर बोले। अगर किसी ने शिकायत कर दी और हम सच में अरेस्ट हो गए तो। मिन्नी, सैम चिल्लाया। मिन्नी ने रुककर सैम को देखा। उसकी आंखों में उदासी साफ झलक रही थी। तुम इस हारे हुए आदमी की तरफ क्यों देख रही हो? मिसेस फुलर गुस्से में बोली। इसके पास एक शानदार मौका था, लेकिन इसने तानिया को जबरदस्ती यहां खींच लिया। अब देखो नतीजा, न तानिया साथ है, न पैसा, न कुछ। अपनी काबिलियत के साथ ये तो शायद सालों में भी घर गाड़ी नहीं खरीद पाएगा। चलो, जल्दी घर चलो और इससे सारे रिश्ते खत्म कर लो। मैं तुम्हें किसी अच्छे लड़के से मिलवाऊंगी। मिन्नी को खींचते हुए वे आगे बढ़ गईं। सैम को ऐसा लगा जैसे वह सीधे स्वर्ग से नरक में गिर गया हो। बिली और लेह भी अंदर से खौल रहे थे। गुस्से ने जैसे उन्हें जकड़ लिया था। अगर तानिया ने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल दी होंगी तो अब हम उसे ढूंढेंगे कहां? बिली ने खुद से कहा। तानिया ने सालों तक उन्हें हर महीने पैसे भेजे थे। वे आदत ऐसी डाल चुके थे कि अब उनके बिना पैसे की कल्पना ही नहीं कर सकते थे। गांव में हर कोई उनकी किस्मत से जलता था। देखो क्या बेटी पाली है, बिना काम किए पैसे मिलते हैं, लोग कहते। अब अगर अचानक ये सब बंद हो गया तो क्या होगा? क्या उन्हें पुराने दिनों की तरह वापस हर दिन सुबह काम पर जाना पड़ेगा? क्या उन्हें फिर से कड़ी मेहनत करनी होगी? और गांव वाले, वे क्या कहेंगे? इन ख्यालों ने बूढ़े कपल को बेचैन कर दिया। उन्हें घर पर रहना बहुत पसंद था। सारा दिन पोकर खेलते और टहलते रहते। ये सब उस बदमाश सैम की वजह से हुआ, मिस्टर फुलर ने गुस्से से कहा। अगर सैम न होता तो तानिया अभी भी हमें पैसे भेज रही होती और हम शांति से जी रहे होते। अब देखो, कुछ भी नहीं बचा। बूढ़े दंपत्ति को इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि जब तानिया छोटी थी तब उन्होंने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया। उन्हें बस ये लगता था कि अगर वे गांव में ही रहते तो सब ठीक रहता। ध्रुव चुपचाप सोफे पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो सोच रहा था कि इस झंझट से छुटकारा पाने के लिए वह उन्हें पैसे देकर यहां से भेज सकता है। भले ही वे ज्यादा पैसे मांग लें, ध्रुव इसे आराम से अफोर्ड कर सकता था, लेकिन वह ऐसा करना नहीं चाहता था। उसे तानिया की तारीफ करनी पड़ी कि उसने इस तरह की पारिवारिक बैकग्राउंड होने के बावजूद खुद को उनसे अलग किया। तानिया स्मार्ट थीं। एसआरयू की 3 कैंपस बैले से कम नहीं लगती थी। उसे पता था कि उसका लुक और परिपक्वता पुरुषों को आकर्षित करती है। तानिया गोल्डन लीफ होटल में काम करती थीं, जहां उसका अमीर व्यापारियों से मिलना जुलना होता था। अगर वह चाहती तो वह आसानी से पैसे कमाने के तरीके निकाल सकती थी। ध्रुव ने आखिरकार बोलते हुए कहा, सर, अगर आपको अब भी मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप होटल के गेट पर हर सुबह इंतजार कर सकते हैं। देख लीजिए मिस तानिया आती हैं या नहीं, लेकिन ध्यान रहे इससे होटल के काम में कोई रुकावट ना हो, वरना मुझे आपको अनादर के लिए दोष देने का मौका मिलेगा। अब आप जा सकते हैं। समूह उदास होकर चला गया। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग सीधे घर जाएंगे या कुछ देर रुकेंगे। हालांकि अब इस सब का उससे कोई लेना देना नहीं था।
कुछ चीजों की असली कदर तब होती है जब वे हाथ से निकल जाती हैं। शायद उन्हें भी ये बात तब समझ आएगी जब तानिया के बिना सपोर्ट खोने और थोड़े वक्त तक परेशानी में रहने के बाद उन्हें उसकी अहमियत महसूस होगी। मिन्नी के मम्मी पापा ने उसे खींचकर वहां से चलने को कहा। वे बिली के साथ कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहते थे। अगर सच में पुलिस पकड़ लेती तो क्या होता? मिन्नी, सैम ने पीछे से चिल्लाया। मिन्नी ने पलटकर सैम को उदास नजरों से देखा। तुम इस हारने वाले इंसान को क्यों देख रही हो? मिसेस फुलर गुस्से से बोली। इतना अच्छा मौका था, लेकिन इसने तानिया को जबरदस्ती भागने पर मजबूर कर दिया। अब देख लो, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इसकी काबिलियत के साथ ये कब घर और कार खरीदेगा? चलो, जल्दी घर चलो और इससे रिश्ता खत्म करो। मैं तुम्हें किसी बेहतर इंसान से मिलवाऊंगी। उन्होंने मिन्नी को खींच लिया और सैम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जिंदगी ऊपर से नीचे गिर गई हो। उधर बिली और लेई का खून खौल रहा था। गुस्से ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया था। अगर तानिया ने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स बदल दी होंगी तो वे उसे कहां ढूंढ पाएंगे? तानिया उन्हें सालों से हर महीने पैसे भेजती आई थी। ये उनकी आदत बन चुकी थी। उन्होंने काम करना तो जैसे बरसों पहले छोड़ ही दिया था। गांव में सब उनकी तारीफ करते थे। वाह, ऐसी अच्छी बेटी जिसने बिना किसी मेहनत के घर पैसे भेजे। लेकिन अगर अब ये सब बंद हो गया तो क्या उन्हें फिर से उन पुराने दिनों में लौटना पड़ेगा, जब सुबह काम पर निकलते और शाम को थके हारे लौटते? गांव वाले क्या सोचेंगे? इस ख्याल से ही बूढ़े दंपत्ति को गहरा पछतावा हुआ। उन्हें घर में रहना अच्छा लगता था। दिन भर पोकर खेलते और आराम से टहलते। ये सब सैम की वजह से हुआ था। अगर उसने बीच में टांग नहीं अड़ाई होती तो वे अब भी अपनी आरामदायक जिंदगी जी रहे होते। लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। बूढ़े दंपत्ति को ये ख्याल तक नहीं आया कि तानिया के बचपन से ही उन्होंने उसके साथ कितना बुरा सलूक किया था। उन्हें बस इस बात का अफसोस था कि उन्होंने सैम की बात मानी और इतनी दूर यहां तक आ गए। बेशक उनकी सोच में दम था। अगर वे घर पर रहते तो तानिया वैसे ही उन्हें पैसे भेजती रहती, बिना ये सवाल किए कि वे कमाते भी हैं या नहीं। ध्रुव चुपचाप सोफे पर बैठा ये सब देख रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि वो इन्हें कुछ पैसे देकर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से हटा सकता है। चाहे वे कितने भी पैसे मांगते, ध्रुव के लिए देना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वह इन्हें पैसे नहीं देगा। उसे हैरानी होती थी कि तानिया ने ऐसी पारिवारिक परिस्थितियों के बावजूद खुद को इससे बाहर निकाल लिया। यही बात उसे बेहद प्रभावित करती थी। तानिया का लुक और फिगर शानदार था। एसआरयू की 3 कैंपस बेले जैसी उपमा यूं ही नहीं दी गई थी। उसकी परिपक्वता उसे और भी ज्यादा आकर्षक बनाती थी। वह जानता था कि तानिया गोल्डन लीफ होटल जैसी जगह पर काम करती है, जहां अमीर व्यापारियों से उसका संपर्क होता है। अगर वह चाहती तो पैसे कमाने के लिए अपना सब कुछ झोंक सकती थी और बड़ी आसानी से अमीर बन सकती थी। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और यही बात ध्रुव को उसकी ओर और ज्यादा खींचती थी। सर, अगर आपको अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप हर सुबह होटल के गेट पर आकर देख सकते हैं कि मिस तानिया काम पर आती हैं या नहीं। बस शर्त यह है कि इससे होटल के काम में कोई दिक्कत ना हो, वरना अगर मैं आपकी इज्जत ना करूं तो मुझे गलत मत समझिए। मेरी बात यहीं खत्म होती है, आप जा सकते हैं। समूह उदास होकर चला गया। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वे लोग तुरंत घर जाएंगे या रुकेंगे। हालांकि अब इस बात का उससे कोई लेना देना नहीं था। कुछ चीजों की असली कदर तब होती है जब वे हाथ से निकल जाती हैं। शायद उन्हें भी तानिया की अहमियत तब समझ आएगी जब वे उसका सपोर्ट खो देंगे और निराशा का सामना करेंगे। अस्पताल से बाहर निकलते हुए ध्रुव ने कई बार गहरी सांसें लीं। सब खत्म हो चुका था। जिस पल ध्रुव ने सब कुछ छोड़ दिया,
उसे पहले से ज्यादा सुकून महसूस हुआ। वह अस्पताल के गेट से बाहर निकल रहा था। चोर, चोर को रोको! ध्रुव के कानों में अचानक ये आवाज गूंजी। उसने तुरंत अपनी कार रोकी। जैसे ही वह कार से बाहर निकला, उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक युवक हाथ में बटुआ लिए भागा आ रहा था। उसके पीछे करीब 30 साल की एक औरत दौड़ रही थी। हट जाओ, हट जाओ, क्या मरना चाहते हो? युवक ने चिल्लाते हुए अपने दूसरे हाथ में पकड़े खंजर से इशारा किया। ध्रुव ने सोचा, क्यों ना वह अपनी बॉडी की क्षमता को टेस्ट करे। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि उसके पास से कोई काली परछाई बेहद तेजी से गुजरी। उसने देखा कि चोर का एक हाथ पहले से ही जमीन पर दबा हुआ है। चोर जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था, लेकिन उसका हाथ एक ऐसे मजबूत पंजे में फंसा हुआ था जो लोहे की चिमटी जैसा था। पक्का कोई प्रोफेशनल है। ध्रुव के मन में सबसे पहले यही ख्याल आया। ध्रुव की सारी इंद्रियां अब तेज हो चुकी थीं। जब वह शख्स उसके पास से गुजरा था, तो ध्रुव ने उसकी बॉडी से निकलती ताकतवर आभा को महसूस किया था। ध्रुव ने गौर से देखा, अरे ये तो वही आदमी है जिसने अस्पताल में डॉक्टर से अपनी मां को बचाने की भीख मांगी थी। वो पॉल शॉ था। पॉल चिंता में डूबा अस्पताल से बाहर आया। उसकी मां की हालत बेहद खराब थी और उसे बचाने के लिए भारी पैसों की जरूरत थी। लेकिन पॉल के पास पैसे नहीं थे। वह कई सालों से विदेश में एक भाड़े के सैनिक, मर्सनरी के तौर पर काम कर रहा था। उसने काफी पैसा कमाया था और सोचा था कि अब वह अपने परिवार को अच्छी जिंदगी देगा। हालांकि जब उनकी टीम अपना आखिरी असाइनमेंट पूरा कर रही थी, तो उन पर एक अनजान ग्रुप ने हमला कर दिया। वे एक छोटे देश के अधिकारी को सिक्योरिटी दे रहे थे, जो किसी इवेंट में भाषण दे रहा था। उस हमले में 12 लोगों की टीम में से सिर्फ 3 ही बच पाए। जब पॉल अपने देश लौटा, तो उसने और उसके साथ बचे सैनिकों ने तय किया कि जो भी पैसा उन्होंने कमाया है, वो उन परिवारों को देंगे जिनके भाई बंधु इस हमले में मारे गए। उनका मानना था कि वे खुद को खुशकिस्मत मान सकते हैं कि वे जिंदा लौटे, जबकि उनके साथी हमेशा के लिए विदेशी धरती पर रह गए। लेकिन पॉल को ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी मां की तबीयत इतनी जल्दी खराब हो जाएगी। अगर सर्जरी में देरी हुई तो वो बेहतरीन इलाज का मौका खो देगा। लेकिन सवाल ये था कि वो इतनी जल्दी इतना पैसा लाए कहां से। एक कहावत है, एक पैसा भी नायक के लिए असुविधा का कारण बन सकता है। तो फिर इतना काविया पैसा तो बहुत बड़ी बात है। वह क्या कर सकता था? पॉल कई सालों तक विदेश में रहा था। उसके सबसे अच्छे दोस्त वे 2 लोग थे जो उसके साथ जिंदा वापस आए थे। हालांकि वे भी गरीब परिवारों से ही थे, वरना कोई पैसे के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर विदेश नहीं जाता। जब वे लौटे तो उनके पास एक भी पैसा नहीं था। वे इस समय खुद की लाइवलीहुड चलाने के लिए संघर्ष कर रहे होंगे। उनसे मदद मांगना व्यर्थ होता। जैसे ही वह अस्पताल से बाहर निकला, उसने किसी को चोर को रोकने के लिए चिल्लाते हुए सुना। वह तुरंत दौड़ा और चोर को काबू में कर लिया। उसने एक हाथ से चोर को जमीन पर दबा दिया। चोर ने बहुत कोशिश की, लेकिन पॉल के पकड़ से बच नहीं पाया। पीड़ित महिला ने जल्दी से चोर को पकड़ लिया और पॉल से अपना चोरी किया हुआ बटुआ वापस ले लिया। थैंक यू सर, महिला ने तुरंत धन्यवाद कहा। इसका जिक्र मत करो, जल्दी से पुलिस को बुलाओ, पॉल ने जवाब दिया। ठीक है, हाँ। महिला ने अपना फोन निकाला और पुलिस को कॉल किया। कुछ ही मिनटों में पुलिस आई और चोर को अपने साथ ले गई। महिला ने बार बार पॉल को धन्यवाद दिया और बटुए से बहुत सारे पैसे निकालकर उसे देने की कोशिश की, लेकिन पॉल ने पैसे लेने से मना कर दिया। वो पैसे के लिए चोर को नहीं पकड़ रहा था। अगर उसे पैसे की जरूरत भी होती, तब भी वह इसे स्वीकार नहीं करता। जैसे ही वह वहां से जाने वाला था, एक आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। अगर वह बाईं ओर जाता तो आकृति उसे बाईं ओर रोकती। अगर वह दाईं ओर जाता तो आकृति उसे दाईं ओर रोकती। ये कई बार दोहराया गया।
तब पॉल को एहसास हुआ कि यह सब जानबूझकर किया जा रहा है। इसका क्या मतलब है दोस्त? पॉल ने सामने खड़े ध्रुव की ओर देखते हुए पूछा। ध्रुव ने कहा, सर, क्यों ना हम कहीं बैठकर बात करें? पॉल ने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को जानते हैं। मैं आपकी मां को बचाने के लिए पैसे दे सकता हूं, मुझे गलत मत समझिए। मैं अस्पताल में अपने एक दोस्त से मिलने गया था जब मैंने आपको डॉक्टर से मदद मांगते हुए देखा, ध्रुव ने कहा। पॉल ने ध्रुव को ध्यान से देखा। इतने वर्षों तक लाइफ एंड डेथ परिस्थितियों का सामना करने के बाद पॉल को ध्रुव से थोड़ी डेंजरस वाइब्स महसूस हुई। उसे आश्चर्य हो रहा था कि इस युवक ने ऐसा कैसे किया। आखिरकार भाड़े के सैनिकों की मंडली में भी ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसे खतरा महसूस करा पाते थे। वे पास ही के एक पार्क में चले गए। सुबह का समय था, इसलिए पार्क खाली था। आपका नाम क्या है सर? ध्रुव ने पूछा। मेरा नाम पॉल शॉ है, पॉल ने जवाब दिया। मिस्टर शॉ, मुझे पता है कि आपको अपनी मां को बचाने के लिए अभी पैसों की बहुत जरूरत है। मैं आपकी मां के लिए सबसे अच्छा अस्पताल, उपकरण और दवाइयां मुहैया करा सकता हूं, लेकिन इसके बदले आपको 10 साल तक मेरी सेवा करनी होगी। आप क्या सोचते हैं? पॉल ने ध्रुव की ओर देखा। कमजोर न दिखने के लिए ध्रुव भी पॉल की ओर ताक रहा था। कुछ पलों के बाद पॉल ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूं। मैं कोई अवैध काम करने में आपकी मदद नहीं करूंगा। सौदा तय। ध्रुव ने अपना हाथ बढ़ाया। पॉल ने भी अपना हाथ बढ़ाया। उनके हाथ एक साथ जुड़े। वे एक लेजेंड बना रहे थे। मिस्टर शॉ, मेरा नाम ध्रुव है, आप मुझे मिस्टर ध्रुव कह सकते हैं, पॉल ने जवाब दिया। मिस्टर ध्रुव, मुझे मिस्टर शॉ मत कहो, बस मुझे पॉल कहो। ठीक है पॉल, मैं तुम्हारे साथ अपने स्किल्स का टेस्ट करना चाहता हूं। ध्रुव लंबे समय से अपने कौशल को परखना चाहता था। जब से उसका शरीर और मन दोनों अपने पीक पर पहुंचे थे, वह अपनी सिक्स्थ सेंस और अनमैच्ड स्ट्रेंथ को महसूस कर रहा था। पॉल ने कहा, मिस्टर ध्रुव, प्लीज शुरू करें। पॉल भी यह देखना चाहता था कि यह नौजवान, जो उसके लिए थोड़ा खतरा पैदा कर सकता है, असल में क्या कर सकता है। दोनों 10 मीटर की दूरी पर खड़े थे। ध्रुव के पास कोई पारंपरिक हुनर नहीं था। उसके पास केवल तेज बुद्धि और विस्फोटक शक्ति थी। उसने अपने शरीर में छुपी ताकत को चैनलाइज करना शुरू किया और उसे पूरे शरीर में भरने दिया। उस वक्त ध्रुव के शरीर से एक प्राचीन टिरैनोसॉरस रेक्स जैसी आभा निकल रही थी। पॉल को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। सदमे के अलावा उसके चेहरे पर एक खूनी आभा भी उभर आई, जो उसके कई वर्षों के लाइफ एंड डेथ अनुभव का नतीजा थी। धम! ध्रुव ने जमीन पर जोर से पैर मारा और पूरी ताकत से पॉल की ओर मुक्का मारते हुए उछल पड़ा। वे केवल स्पारिंग कर रहे थे, इसलिए ध्रुव ने अपनी शक्ति का केवल आधा इस्तेमाल किया। जब ध्रुव ने पॉल की ओर छलांग लगाई तो पॉल को जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। क्षण भर के लिए विचलित होकर उसने देखा कि ध्रुव का मुक्का उसकी ओर आ रहा है। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों को सीने के सामने क्रॉस किया ताकि ध्रुव के मुक्के को रोक सके। धड़ाम! ध्रुव के प्रहार ने पॉल को 7-8 मीटर दूर धकेल दिया। ध्रुव वहीं रुक गया जहां पॉल पहले खड़ा था। वह मुस्कुरा रहा था और अपने दुखते दाहिने हाथ को हिला रहा था। पॉल ने अपनी लाल और सूजी हुई बांह को देखा। उसके चेहरे पर आश्चर्य साफ झलक रहा था। ध्रुव की ताकत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है, पॉल ने सोचा। पहले उसे लगा था कि ध्रुव थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वह बहुत छोटा दिख रहा था, जैसे सिर्फ 20 साल का हो। चाहे उसने बचपन से ही ट्रेनिंग क्यों न की हो, वह मेरे सामने कुछ नहीं, पॉल ने सोचा। आखिरकार वह खुद युद्ध के मैदान में अनुभवी था, लेकिन अब वह 7-8 मीटर दूर पड़ा था और उसकी बांह लाल और सूज गई थी। उसने ध्रुव को कम आंका था। लेसन: हमेशा कोई ना कोई आपसे बेहतर होता है।
पॉल यह नहीं जानता था कि ध्रुव ने अपनी ताकत का केवल 50% इस्तेमाल किया था। ध्रुव मुस्कुराते हुए अपना दाहिना हाथ हिलाता रहा। पॉल, मेरे मुक्के के बारे में क्या ख्याल है? पॉल ने ईमानदारी से कहा। मिस्टर ध्रुव, आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में मुझे प्रभावित किया है। आप वाकई बहुत मजबूत हैं। इतनी कम उम्र में पहले व्यक्ति? ध्रुव ने सोचा, क्या मतलब? तो तुमने मुझसे बेहतर लेकिन बड़े उम्र के लोग देखे हैं। पॉल की टिप्पणी से ध्रुव थोड़ा असंतुष्ट था। मैंने पहले ही शरीर और मन दोनों को मैक्सिमम लेवल तक अपग्रेड कर लिया है। क्या मुझसे बेहतर भी कोई है? क्या इसका मतलब है कि मैं उनसे आगे नहीं बढ़ सकता? क्या मैं चीटिंग करने के बाद भी अजेय नहीं हो सकता? ऐसा लगता है कि मुझे इस सिस्टम को और अच्छे से समझने की जरूरत है। ध्रुव ने पॉल की ओर देखा और कहा, पॉल, चलो चलो तुम्हारी मां को दूसरे अस्पताल में ले चलते हैं। सर्जरी जल्दी करवा लें ताकि तुम मेरे पास बिना किसी चिंता के रह सको। धन्यवाद मिस्टर ध्रुव, पॉल ने ग्रेटफुली कहा। ध्रुव ने साउथ रिवर प्रांत एससीसी चैट ग्रुप में पूछा कि क्या कोई चैंपियन हॉस्पिटल के टॉप मैनेजमेंट को जानता है। कुछ ही देर में किसी ने जवाब दिया। चार्ल्स लूथर नाम के एक व्यक्ति ने ध्रुव को ऐड किया और हॉस्पिटल डायरेक्टर का नंबर भेज दिया। ध्रुव ने फोन किया और अपना उद्देश्य बताया। दूसरी तरफ के व्यक्ति ने विनम्रता से कहा, मरीज को कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है। हम जल्दी से विशेषज्ञों के साथ कंसल्टेशन की व्यवस्था करेंगे। दोपहर में जब ध्रुव, पॉल और उनकी मां चैंपियन हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां 1 दर्जन से ज्यादा स्पेशलिस्ट्स की टीम पहले से एंट्रेंस पर इंतजार कर रही थी। आप जरूर मिस्टर ध्रुव होंगे। नमस्ते, मैं चैंपियन हॉस्पिटल का डायरेक्टर टॉम लेक हूं। हमारे अस्पताल में आपका स्वागत है। हम मरीज को ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे। ध्रुव ने सिर हिलाया। तो फिर धन्यवाद डॉक्टर लेक मुस्कुराए और बोले, आप बहुत दयालु हैं मिस्टर ध्रुव, ये हमारा काम है। इसके बाद स्पेशलिस्ट टीम ने पॉल की मां की कई जांचें की। उनका निष्कर्ष था कि बीमारी को और बिगड़ने से रोकने के लिए जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी होगी। हर बीतते दिन के साथ सर्जरी का रिस्क बढ़ रहा था। अस्पताल ने अगले दिन पॉल की मां की सर्जरी की व्यवस्था कर दी। चैंपियन हॉस्पिटल का प्रीमियम वार्ड। पॉल की मां चिंतित होकर पूछती हैं, पॉल, क्या इतने अच्छे अस्पताल में बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं? पॉल ने मुस्कुराते हुए कहा, मां, चिंता मत करो, मैंने पैसे की समस्या हल कर दी है। तुम बस रिकवरी पर ध्यान दो। मां ने गंभीर स्वर में कहा, मैं अब इलाज नहीं करवाना चाहती। पैसे बचाओ ताकि तुम शादी कर सको। तुम पहले ही 30 के हो चुके हो। तुम्हारे बचपन का दोस्त देखो, उसका बेटा तो अब जूनियर हाई स्कूल जाने वाला है। पॉल ने मजाक करते हुए कहा, मां, जल्दी ठीक हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी बहू लेकर आऊंगा जो तुम्हारे पोते पोतियां देगी। ठीक है? मां ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर अपना वादा निभाना जरूर। पॉल वार्ड से बाहर निकला और चुपके से अपनी गीली आंखें पोंछ लीं। उसने मन में सोचा, जिन लोगों के साथ मैंने सबसे ज्यादा अन्याय किया वे मेरे माता पिता हैं। मैं मां को किसी अफसोस के साथ इस दुनिया से जाने नहीं दूंगा। अगले दिन पॉल की मां की सर्जरी सफल रही। यह साउथ रिवर प्रांत के टॉप मेडिकल प्रोफेसर्स ने की थी। अस्पताल ने उनकी देखभाल के लिए 2 सीनियर नर्सेज भी नियुक्त की। इसके बाद ध्रुव ने पॉल को अपनी बेंज जी क्लास गाड़ी दी। पॉल ने ध्रुव की सुरक्षा का जिम्मा ले लिया और अपने काम में लग गया। इस बीच सैम और उसका परिवार 2 हिस्सों में बंट गया। बिली और मैगी होटल के बाहर इंतजार कर रहे थे, जबकि सैम साउथ रिवर इंटरनेशनल रेजिडेंस के एंट्रेंस पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे हार मानने वाले नहीं थे। तानिया के वित्तीय सहयोग के बिना वे अपने भविष्य को लेकर काफी अनिश्चित थे। ध्रुव ने उनकी उपेक्षा करना शुरू कर दिया, ये देखने के लिए कि वे कब तक ऐसे ही रह सकते हैं। कम से कम उन्हें एक यादगार सबक तो मिलेगा, उसने मन में सोचा।
इसी बीच तानिया से अच्छी खबर मिली। ईस्ट लीग इंटरनेशनल में कुछ लोग भारी धनराशि के प्रलोभन में रुचि दिखा रहे थे। तानिया उनके संपर्क में थी। एक निवेश कंपनी के रूप में ईस्ट लीग इंटरनेशनल को सबसे पहले मजबूत वकीलों, बातचीत विशेषज्ञों और एक मूल्यांकन टीम की जरूरत थी। ध्रुव ने तानिया से कहा, जल्दी करो, और अगर ज्यादा पैसे भी खर्च हो जाएं तो कोई बात नहीं, हमें जल्द ही एंडी के साथ काम करना है। उम्मीद है ये लोग हमारे लिए मददगार होंगे। शाम का समय, रिवर सिटी, फुलर गोल्डन सैंड्स मनोरंजन केंद्र। मैडिसन पैट्रिक को अपनी क्लास के रियूनियन में लेकर आई थी। आज की पार्टी उन लोगों ने आयोजित की थी जो छुट्टियों में स्कूल में रुके थे। कुछ लोग जो जल्दी लौट आए थे वे भी शामिल हुए। हालांकि तारा इस पार्टी में नहीं आई। घर पर कुछ दिक्कतें थीं, इसलिए उसने कुछ दिनों की छुट्टी ली थी। मैडिसन पैट्रिक को इसलिए लेकर आई क्योंकि वह अमीर था और दिखने में भी अच्छा था। वह लंबा, सुंदर और अमीर था, बिल्कुल एक ड्रीम बॉयफ्रेंड। एक बड़े प्राइवेट रूम में घुसते ही उन्होंने देखा कि अंदर 20-30 युवा लड़के लड़कियां पहले से मौजूद थे। वे सब काफी सुंदर दिख रहे थे। आखिर ये लोग SRMU के एक्टिंग डिपार्टमेंट से थे। अगर वो अच्छे दिखते नहीं तो शायद एक्टिंग सीखने का ख्याल भी नहीं आता। मैडिसन और पैट्रिक के अंदर आते ही सबकी नजरें उन पर टिक गईं। आखिर मैडिसन अपने बैच की सबसे अलग लड़कियों में से एक थी। मैडिसन, ये कौन है? हमारा परिचय तो करवाओ, किसी ने पूछा। मैडिसन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मेरा बॉयफ्रेंड पैट्रिक है। वो SRU में पढ़ाई कर रहा है। उसका परिवार बस करोड़ों का छोटा सा बिजनेस चलाता है। वाह मैडिसन, तुम्हें इतना अच्छा और अमीर बॉयफ्रेंड मिल गया। मुझे जलन हो रही है। मैडी, तुमने बिना बताए इतना बड़ा कदम उठा लिया। तुम कितनी लकी हो। अब तो तुम्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। स्नातक के बाद आराम से शादी कर लो और अमीर बन जाओ। हम लोग तो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। चारों तरफ से ईर्ष्या भरी आवाजें आ रही थीं। मैडिसन खुद को 7वें आसमान पर महसूस कर रही थी। उसे दूसरों की जलन में बहुत मजा आ रहा था। पैट्रिक मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते, मैं पैट्रिक हूं, मैडी का बॉयफ्रेंड। मैडी की देखभाल के लिए आप सबका धन्यवाद। मैं एक टोस्ट के लिए कहना चाहूंगा। फिर उसने टेबल से बियर उठाई और पी गया। पैट्रिक का जलवा, पैट्रिक की इस हरकत से लड़कियों ने उसकी खूब तारीफ की। वहीं लड़कों के चेहरे पर थोड़ी असहजता थी। आखिर उनकी बैच की सबसे खूबसूरत लड़की को किसी दूसरे स्कूल के लड़के ने चुरा लिया था। संक्षिप्त परिचय के बाद सबने गाना और डांस शुरू कर दिया। SRMU के एक्टिंग डिपार्टमेंट के साथ पार्टी कैसी होती है, ये अब पैट्रिक को समझ आ रहा था। ये तो बस एक छोटी सी पार्टी थी, लेकिन हर कोई प्रोफेशनल लग रहा था। सब गा रहे थे और नाच रहे थे। पैट्रिक को अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिला। उसे यह भी डर लग रहा था कि अगर वह कुछ बोलने की कोशिश करेगा तो सबके सामने शर्मिंदा हो जाएगा। पैट्रिक बस सोफे पर बैठकर सब देखता रहा। सौभाग्य से मैडिसन उसके साथ थी। थोड़ी देर बाद मैडिसन बाथरूम गई। पैट्रिक सोफे पर बैठकर बाकी छात्रों को नाचते गाते देखता रहा। करीब 10 मिनट बाद मैडिसन तेजी से कमरे में वापस आई। पैट्रिक का हाथ पकड़ा और बोली, पैट, चलो यहां से। पैट्रिक चौंक गया। उसने पूछा, क्या हुआ मैडी? वो देख सकता था कि कुछ गड़बड़ है। मैडिसन ने घबराते हुए कहा, जल्दी चलो, बाहर निकलने के बाद बताती हूं। पैट्रिक ने कहा, ठीक है। दोनों कमरे से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी कमरे का दरवाजा अचानक खुला। काले कपड़े पहने कुछ लोग अंदर घुस आए। कमरे की लाइट्स ऑन हो गईं। सबने गाना बजाना रोक दिया और उन बिन बुलाए मेहमानों को देखने लगे। अरे, पहले किसने मारा मुझे? एक गंजा आदमी कमरे में घुसते ही दहाड़ा। वो करीब 30 साल का था, मोटा, बिना शर्ट के, और शरीर पर कई अजीब टैटू बने हुए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं बोला।
सब हैरान थे। आखिर वो सब सिर्फ छात्र थे और वो आदमी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ पंगा लेना सही होगा। गंजे आदमी ने मैडिसन और पैट्रिक को कमरे से बाहर जाने की कोशिश करते देखा। वो उनके पास आया और मैडिसन के लंबे बाल पकड़ लिए। मैडिसन दर्द से चीख पड़ी। गंजे आदमी ने उसे खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो मैडिसन के कान में फुसफुसाया, तुमने मुझे मारा है ना? ये पहली बार है जब किसी ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है। अब बताओ मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? पैट्रिक ने ये देखा तो घबरा गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। वो बोला, तुम क्या कर रहे हो? मैडी को छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ये कहते हुए उसने फोन निकालने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल कर पाता, काले कपड़े पहने एक आदमी ने उसे जोर से लात मारी। पैट्रिक सीधे सोफे पर गिर गया। वो दर्द से कराहते हुए अपना पेट पकड़ने लगा। उसका फोन भीड़ में फेंक दिया गया। कमरे में मौजूद कुछ लड़कियां डर के मारे चीखने लगीं। बाकी लोग भी सहम गए। गंजे आदमी ने मैडिसन के बाल खींचे रखे और कमरे में मौजूद बाकी लोगों से पूछा, तुम लोग इसके साथ हो? इस लड़की ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैडिसन रोते हुए बोली, तुमने पहले मुझे छुआ था। गंजा आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हें छूना मेरे लिए सम्मान की बात है। बहुत सी लड़कियां चाहती हैं कि मैं उन्हें छूऊं। कमरे में किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की, लेकिन भीड़ के पीछे खड़ी एक लड़की ने चुपके से पैट्रिक का फोन उठा लिया। उसने तेजी से टाइप किया, फुलर गोल्डन सैंड्स प्राइवेट रूम नंबर 47 में खतरा, और ये मैसेज किसी को भेज दिया। फिर उसने फोन चुपचाप वहीं फेंक दिया। पैट्रिक ने दर्द में कराहते हुए कहा, हैरी, ठीक है, मैं मैडी की ओर से माफी मांगता हूं। उसे छोड़ने में कितना पैसा लगेगा? अपनी कीमत बताओ। अब उसे स्थिति समझ में आ गई थी। लड़ाई करने से कुछ नहीं होगा। कमरे में ज्यादातर लड़कियां थीं और वो डर से कांप रही थीं। लड़ाई में वो और ज्यादा नुकसान उठा सकते थे। गंजा आदमी हंसते हुए बोला, तुम इस लड़की के बॉयफ्रेंड हो? पैट्रिक ने धीमे स्वर में कहा, हाँ। गंजा आदमी फिर बोला, ठीक है, तुम समझदार लगते हो। $10 लाख दे दो और मैं तुम्हें और इस लड़की को जाने दूंगा, वरना मुझे इस लड़की के साथ मजे करने दो। हाँ हाँ, मैडिसन रोते हुए चिल्लाई, पैट, मुझे बचाओ। गंजे आदमी ने मैडिसन के बाल जोर से खींचे हुए थे, जिससे वह हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी हालत का वह फायदा उठा रहा था। पैट्रिक ने कहा, हैरी, $1 मिलियन बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ छात्र हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर तुम मैडी को छोड़ दोगे तो मैं $1 लाख दे सकता हूं। गंजे आदमी ने अपनी आंखें सिकोड़ कर पूछा, $1 लाख? क्या तुम्हें लगता है कि हम भिखारी हैं? पैट्रिक ने गंभीरता से कहा, मेरे पास बस इतना ही है। मुझे उम्मीद है कि आप बड़े इंसान बनोगे और हमें जाने दोगे। सच तो यह था कि पैट्रिक के पास केवल $1 लाख ही थे। वह अमीर परिवार से था, लेकिन ज्यादा खर्च करने की वजह से उसने कुछ भी सेव नहीं किया था। अगले महीने उसे पैसे मिलने वाले थे, लेकिन फिलहाल मैडिसन को बचाने के लिए उसे यही करना था। गंजे आदमी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, $1 लाख। पहले पैसे ट्रांसफर करो। उसे उम्मीद नहीं थी कि आजकल के छात्र इतने अमीर हो सकते हैं। उसने बस यूं ही $10 लाख मांगे थे, ये सोचकर कि शायद $10,000 भी मिल जाए। लेकिन अब उसे $1 लाख मिल रहे थे, जो उसके खर्च के लिए काफी थे। पैट्रिक ने राहत की सांस ली। उसे लगा, चलो, मैडी को बचाया जा सकता है। वह सोच रहा था कि बाद में अपने पेरेंट्स से और पैसे मांग लेगा। जैसे ही वह फोन लेकर पैसे ट्रांसफर करने लगा, तभी उसने मैडिसन को चिल्लाते सुना, आह, कमीने, रुक जा। पैट्रिक तुरंत उस ओर मुड़ा। उसने देखा कि गंजा आदमी एक हाथ से मैडिसन के बाल खींचे हुए है और दूसरे हाथ से उसका शरीर छूने की कोशिश कर रहा है।
गुस्से से भरकर पैट्रिक ने पास में रखी शराब की बोतल उठाई और गंजे आदमी के सिर पर जोर से मार दी। गंजे आदमी का सिर फूट गया, खून बहने लगा। उसने तुरंत मैडिसन को छोड़ दिया और सिर पकड़कर चिल्लाने लगा। यह देखते ही काले कपड़े पहने उसके साथी दौड़े और पैट्रिक को नीचे गिरा दिया। कमरे में मौजूद SRMU के छात्र इतने डरे हुए थे कि कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पाया। उनके लिए यह सब बहुत डरावना था। मैडिसन भी स्तब्ध थी, लेकिन पैट्रिक के इस साहसिक कदम ने उसे बहुत प्रभावित किया। पैट्रिक को काले कपड़े पहने कई लोगों ने जमीन पर दबा रखा था। वो इतना कसकर उसे पकड़े हुए थे कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। मैडिसन उसे इस हालत में देखकर मदद करना चाहती थी, लेकिन वो गंजा आदमी जो अब होश में आ चुका था, उसने उसे पकड़ लिया। उस समय वो गंजा आदमी काफी डरावना लग रहा था। उसके चेहरे से खून बह रहा था और उसकी शक्ल और ज्यादा डरावनी लगने लगी थी। गंजा आदमी बोला, बेटा, तुझ में बड़ी हिम्मत है। मैं हैरी रिवर सिटी में काफी समय से हूं, लेकिन मेरे सिर पर वार करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। अगर तुझे सबक नहीं सिखाया तो फिर मैं दूसरों को कैसे फेस करूंगा? उसने काले कपड़े पहने एक आदमी को कहा, इसका सिर ऊपर कराओ। फिर उसने पैट्रिक से कहा, जब तेरी गर्लफ्रेंड को धमकाया जाता है तो तुझे गुस्सा आता है ना? अब अपनी आंखें खोल और देख मैं उसे कैसे धमकाता हूं। काले कपड़े पहने एक आदमी ने पैट्रिक के बाल पकड़े और उसका सिर जबरदस्ती उठाकर गंजे आदमी की ओर कर दिया। गंजा आदमी मैडिसन के पास गया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने उसे गलत तरीके से छूना शुरू कर दिया। मैडिसन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन गंजे आदमी ने उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। थप्पड़ की चोट से मैडिसन को चक्कर आ गया। वो डर के मारे चुप हो गई और फिर से विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। गंजे आदमी ने उसे जैसे चाहा वैसे छूने दिया। पैट्रिक ने दर्द भरी आवाज में कहा, रुको रुको, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, $1 मिलियन। पैट्रिक को यह सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काले कपड़े पहने लोगों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। वो कुछ नहीं कर सका, बस गंजे आदमी को मैडिसन को धमकाते हुए देखता रहा। गंजे आदमी ने उसकी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और मैडिसन को छूता और चूमता रहा। जब उसने मैडिसन को वॉशरूम में देखा था, तभी से उसका इरादा गलत था। वो शराब के नशे में था और खुद को रोक नहीं पाया। ये पहली बार नहीं था जब उसने ऐसा किया हो। हैरी की हैसियत इतनी बड़ी थी कि जिन लोगों के साथ उसने ऐसा किया, उन्हें बस अपनी बेइज्जती चुपचाप सहनी पड़ी। हालांकि मैडिसन ने आज उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया था। यही वजह थी कि वो गंजा आदमी अपने आदमियों के साथ मैडिसन का पीछा करते हुए यहां तक आया था। गंजा आदमी ने मैडिसन के लाल होठों को चूमने की कोशिश की। उसने सोचा कि ये खूबसूरत लड़की जो पहले उसे सबक सिखा चुकी थी, अब डरकर पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गई है।